बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी में आपको सपोर्ट करने के लिए आज मैं बात करूंगा वन शॉट, डिटेल्ड वन शॉट का, मोशन इन ए प्लेन का। तो चलिए बिना फटाफट शुरू कर लेते हैं। और ये वीडियो पसंद आए, अरविंद सर का हार्डवर्क आपके लिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां पर फिजिक्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा एकदम सरलतम भाषा में। और हाँ, ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोशन इन ए प्लेन में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में भी डेरिवेशंस आ जाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी खूब निकलेंगे। एवरीथिंग यहां पर पूरी चीज आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, हर टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। और इसके देखने के बाद, समझने के बाद, नोट्स बनाने के बाद कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू कर लेते हैं चलिए। तो ये है मोशन इन ए प्लेन, जैसा मैंने लिखा था कि ये डिटेल्ड वन शॉट है बेटा। कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स इसके अंदर सब मिलेंगे। कई बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, आप बस डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप और यहां स्टोर सेक्शन में जाइए और आपको दिखाई पड़ेगा क्लास 11 फिजिक्स फ्री पीडीएफ वाला कोर्स। इसका प्राइस मैंने लाखों में रख दिया है, जैसे गलती से कोई बच्चा खरीद ना ले। और इसके अंदर जो भी पीडीएफ आपको मिलेंगे सब के सब ओपन है। ओपन कहने का मतलब उसको क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा और उसको पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से आपको बस सिंपली क्या करना है, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाकर यहां पर अपनी चीजें ले लेनी है, इस प्रेजेंटेशन को ले लेना है नोट्स के तौर पर। और अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं आपको फर्दर अपडेट्स देता रहता हूं, जिससे आप बढ़िया डायरेक्शन में जो मेहनत करें, राइट डायरेक्शन में हो और बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाएं। ये आपके लिए कोर्सेज हैं, कुछ लाइव कोर्सेज। जैसे यहां पर देखिए, द्रोणा 1 वो है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। जिन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है या फिजिक्स उनको डिफिकल्ट लग रही है, वो मेरे साथ जुड़ जाएं लाइव क्लासेस में। फायदा क्या होगा, हर टॉपिक में आसानी से आपको पढ़ाऊंगा, डेरिवेशन समझ में आएंगे, न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे। यही नहीं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर सवाल का वीडियो सोल्यूशन आपको मिलने वाला है मेरी इजी लैंग्वेज में। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का भी आपको हर वीडियो सोल्यूशन मिलेगा अरविंद सर की इजी लैंग्वेज में। और हर चैप्टर पे आपको वर्कशीट मिलेगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी होती है और वो फुली सॉल्व होगी। तो आप इन सब चीजों को फायदा उठा सकते हैं और बहुत आसानी से अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो जो बच्चे द्रोणा 1.0 क्लास 11 फिजिक्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके स्टोर सेक्शन में जाइए। यहां पर द्रोणा का कोर्स आपको दिखाई पड़ेगा, उसको लेके पढ़ाई चालू कर सकते हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपके लिए, क्योंकि जो मोशन इन ए प्लेन है इसके अंदर आधा हिस्सा करीबन वेक्टर्स का है, तो वेक्टर के ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, हर चीज मैंने आपके हिसाब से उसमें डाली हुई है। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा जिससे वेक्टर का कोई भी इशू ना रह जाए। हम लोग इसके आगे की कहानी यानी वेक्टर पढ़ने के बाद आज बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की और उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जो कि मोशन इन ए प्लेन के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं कि आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। अगर किसी बॉडी को आप इनिशियल वेलोसिटी दे दीजिए और उसको फेंक दीजिए हवा में, और उस समय वो केवल ओनली अंडर द ग्रेविटी अगर मूव करे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। यही बात यहां सिंपल लिखी हुई है। प्रोजेक्टाइल मोशन के वक्त कुछ एजम्पशन हम लेते हैं, वो एजम्पशन आपके आप पूछे भी जाते हैं और मैंने आगे दिखाए भी हैं, बताए भी हैं। तो देखिए क्या है, प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन with some initial velocity moves thereafter under the action of gravity alone, यानी केवल जी लग रहा हो, उसके अलावा कुछ ना लग रहा हो। और ये जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, उसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी फिजिक्स की भाषा में। मैंने भी फोटो एक डायग्राम बनाया है, वो भी दिखाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देख सकते हैं कि कोई एरोप्लेन जा रहा है, वो बम शूट करता है। जैसे बम शूट करता है कैसे, देखिए फोटो देखिए, ये एरोप्लेन है, ये बम फेंकेगा तो ये बम ऐसे आके जमीन पर लड़ेगा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि यहां इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद इसका मोशन में केवल मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। केवल इसके अंदर जी ही एक्ट कर रहा है, इसके अलावा कोई एक्ट नहीं कर रहा है।
इसलिए ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसका जो पाथ होता है, जिस रास्ते से वो फॉलो करते हुए गया है, उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी पाथ हो गई, आप समझ पाए। तो ये एक इसका एग्जांपल है। या बंदूक से गोली भी दागेंगे तो इसी तरीके से वो आगे जाती है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाता है, और ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, समझते हुए। अच्छा, इसको कंफ्यूज मत कर जाइएगा फ्री फॉल से। फ्री फॉल में क्या होता है, किसी बॉडी को हम ड्रॉप कर देते हैं तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी करता है स्ट्रेट लाइन में। हम यहां पे ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं कुछ। तो इनिशियल वेलोसिटी ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, तिरछी भी दे सकते हैं, कैसे भी दे देंगे। तो जब इनिशियल वेलोसिटी दे देंगे तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा, जैसा आपने देखा प्रोजेक्टाइल हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन दी इनिशियल कंडीशंस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसमें जो इस मोशन को हम दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। यहां पर देखिए लिखा भी है, मैं आपको समझाऊंगा भी। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, प्रोजेक्टाइल में हम एयर रेजिस्टेंस को जीरो मानते हैं। तो उस समय दो काइंड के मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में होते हैं। एक होता है बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन। यहां पर देखिए, इसको अगर यहां वेलोसिटी v है तो एक vx तोड़ लेते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल। अब इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा, क्योंकि g जो लग रहा है वो तो नीचे की तरफ लग रहा और एयर है नहीं। तो जो Vx होता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, हमेशा सेम बनी रहती, ना घटती ना बढ़ती है, क्योंकि उसको घटाने बढ़ाने वाला कोई मौजूद है ही नहीं। दूसरा मोशन यहां होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। ये वर्टिकल डायरेक्शन है। वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, जी लग रहा होता है। तो ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, और हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसमें दो तरह के मोशन होते हैं, और ये दोनों मोशन एक दूसरे से किसी तरीके से लिंक्ड नहीं होते हैं। यानी इस मोशन को आप क्या सोच सकते हैं, एक एक्स की डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे आप मोशन इन 1D पढ़ा था ना, मोशन इन 1 डायमेंशन, तो ये मोशन इन 1 डायमेंशन हो गया, इसके परपेंडिकुलर मोशन इन 1 डायमेंशन हो गया। तो दो 1 डायमेंशन मोशन हो गए, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसी को बोलते हैं इन मोशंस को फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। यही हेडिंग डाली थी। फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो मोशन है और जो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन है, उसका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है, कोई असर एक दूसरे पे नहीं डालते हैं। तो इस मोशन को, प्रोजेक्टाइल मोशन को, आप 1D हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 1D मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ के समझ सकते हैं। तो चीजें सरल हो जाएंगी, उसी तरह हो जाएंगी जिस तरह आप पढ़ते आ रहे हैं। तो बात समझ में आई होगी। ये फंडा प्रोजेक्टाइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ एजम्पशन किए जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये एजम्पशन 3-4 हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से एजम्पशन है बेटा? पहला एजम्पशन है कि एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्टाइल में 0 मानेंगे या नेग्लिजिबल मानेंगे। हवा से जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है उसको नेग्लेक्ट करेंगे या 0 मान लेंगे हम। दूसरा, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ क्योंकि सीधी तो है नहीं, ऐसे गोल होती है, तो इसकी कर्वेचर की वजह से जो इफेक्ट है उसको भी हम नेग्लिजिबल मानेंगे। अगली बात, उसके अर्थ घूमती भी है, तो अगर रोटेशन कर रही है तो रोटेशन की वजह से भी उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा प्रोजेक्टाइल के ऊपर। इसको घूमने की वजह से, कर्वेचर की वजह से, ये सब चीजें जी पर असर डाल देती हैं, स्मॉल जी पर। तो हमारा ना कर्वेचर की वजह से कोई असर है, ना रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से कोई असर पड़ रहा है प्रोजेक्टाइल पर। और लास्ट बात कि जो जी लेते हैं वो जी हमारा कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल। इसमें किसी तरह का चेंज हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये 4 असम्पशन हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में लगाए जाते हैं, वो लगाकर ही हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये असम्पशन आपको याद होने चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आप इसको
तैयार कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं, अब हम निकालेंगे जो प्रोजेक्टाइल में आपको जो मोशन होता है, जो आपको फोटो बनाई थी कि ऐसे जा रहा है, या धोनी या विराट कोहली खेल रहे हैं, मारा 6 तो 6 ऐसे ऐसे जाके गिरती है बॉल, ऐसे गिरती है ना बॉल, ऐसे ऊपर जाती टूई से गिरती है, तो इसको हम बोल देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है उसका जो ट्रेजेक्टरी है, यानी जो पाथ फॉलो वो करता है, वो पैराबोलिक इन नेचर होता है। पैराबोला, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करती हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी आपने। तो हम यहां ये साबित करेंगे, ये प्रूफ करेंगे कि इसकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी होती है वो पैराबोलिक होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कि मान लीजिए किसी भी प्रोजेक्टाइल को, गेंद है, बॉडी है, पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्टाइल की तरह फेंका, एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी u, एंगल था हॉरिजॉन्टल से थीटा, और छोड़ दिया, मोशन अंडर ग्रेविटी होने लगा, केवल मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो ये समझ लेते हैं कि इस पॉइंट O पर हमने इसको फेंका था, कुछ समय बाद आफ्टर टाइम t ये P पॉइंट पर पहुंच गया है, वहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं और दो कंपोनेंट वेलोसिटी के vx एंड vy हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें रिलेशनशिप क्या है। तो यहां पर देखिए, सपोज बॉडी रीचेस द पॉइंट P, इस पॉइंट पर पहुंचा है आफ्टर टाइम t, भाई t समय बाद वहां पहुंच गया, कहीं पहुंचेगा ही। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहां से अगर गिराओगे तो ये x कोऑर्डिनेट का मतलब है ये डिस्टेंस, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना वो घट रही ना वो बढ़ रही है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगा सकते हो। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हॉरिजॉन्टल वाली क्या थी, u cos थीटा, इसके कंपोनेंट ले लिए, u cos थीटा इधर, u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो u cos थीटा इंटू टी लगा दिया, तो x कोऑर्डिनेट आ गया या x डिस्टेंस आ गया जो हॉरिजॉन्टली वो कैप्चर कर रहा है या वो कवर कर रहा है। बढ़िया। दूसरा, वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, लेकिन इससे टाइम निकाल लिया, t बराबर x अपॉन u cos थीटा। अब हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, लेकिन वर्टिकल मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है, ये आप और हम जान रहे हैं। देखिए, फॉर वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है, तो वहां पर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। 1D मोशन में खूब लगाया है हमने, अब यही यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये s की जगह y लिख दीजिए, क्योंकि ये यहां से कितनी ऊपर पहुंच गई, ये दिस इज द y कोऑर्डिनेट, ये y है, तो इतनी हाइट इसने कवर की है वर्टिकली। और वर्टिकली वेलोसिटी इनिशियल क्या थी, u sin थीटा। टाइम कितना है यहां से निकाले हुए हैं, भाई जितने टाइम में ये हॉरिजॉन्टल कवर किया उतनी टाइम में तो वर्टिकल कवर किया, सेम टाइम है, तो टाइम की जगह x अपॉन u cos थीटा पुट कर दिया और हाफ लिखा, क्योंकि g नीचे लग रहा है इसलिए ऊपर वाली चीज को हम प्लस लेते हैं नॉर्मली और नीचे वाले को माइनस जी, इसलिए माइनस जी आ गया a की जगह और t की जगह x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, यहां वैल्यू u से u कट गई, देख ही पा रहे हो गया आप, आ गया x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, तो ये टर्म और ये टर्म बेटा कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा तो शुरुआती थीटा है ना, एक बार फेंक दिया बात खत्म, अब वो थोड़ी बदल रहा है, या शुरुआती वेलोसिटी और थीटा वो भी फिक्स है, शुरुआत में जो वेलोसिटी देनी थी दे दी, उसके बाद कोई तब्दीली नहीं हो रही है, तो ये दोनों टर्म हमारे कांस्टेंट हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से, y इज इक्वल टू px, p का मतलब ये tan थीटा, और यहां पर q का मतलब इतना टर्म जो अंडरलाइन हमने किया है ऐसे करके ये q, तो px माइनस qx स्क्वायर लिख दिया हमने इस टर्म को, और यहां p एंड q कांस्टेंट है जो मैंने आपको समझाया। अब ये देखिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, और जब x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलती है तो वो किस ट्रेजेक्टरी को रिप्रेजेंट करती है, पाथ को, पैराबोलिक पाथ को। ये आप क्लास 10th में ही पढ़ चुके थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को। तो पैराबोला ये जो शेप है, ये पैराबोला शेप है, पैराबोला शेप का एक टुकड़ा है ना, जैसे सर्किल का एक टुकड़ा होता है, तो पैराबोलिक पाथ हो गया। तो यहां से आप ये साबित कर पाए कि जो पैराबोलिक जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होती है, पैराबोला।
तो इस तरीके से ये डेरिवेशन है, जो आपसे पूछा जाए तो आप कर सकते हैं, वरना मैंने आपको ये साबित करके दिखाया। जैसे बोला था, हर पॉइंट एकदम आसान भाषा में आएगा। मैं हटता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, या आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने वीडियो के शुरू में बताया है कि कैसे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मिनट आप दे देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका पीडीएफ कैसे आपको लेना है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट में पहुंचने तक जो समय लग रहा है उसको कैसे निकालें। तो भाई यहां से आपने फेंकी थी बॉडी, यहां मैक्सिमम हाइट अचीव कर रही है, इसको कुछ नाम दे दो, यहां के लिए ए बोल देते हैं। तो यहां से यहां पहुंची है यानी मैक्सिमम हाइट में, तो कितना समय लिया है इसने, कितना समय लगा इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो लेट टीएम बी द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट एचएम। मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टीएम टाइम लगा, यहां पे लिखा हुआ ये टीएम टाइम लगा। तो यहां पर एट हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई का, वो बेटा शून्य हो जाएगा, क्योंकि अगर वर्टिकल कंपोनेंट होता तो ये और ऊपर जाती, रुकती थोड़ी, वहां गई और फिर नीचे आने लगी। यानी यहां पर इसके हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। समझ में आ गई बात, बड़ी अच्छी बात है। अब यहां पर क्योंकि ये वर्टिकल जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, अप्लाइंग v इक्वल टू u प्लस at, जो 1D मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लगता है। तो v कितना है वर्टिकल मोशन की तरफ में, वी वाई 0, u वर्टिकली इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में कितना स्पीड था, u साइन थीटा, माइनस a की जगह g और t की जगह tm, क्योंकि ये टाइम हमने माना है जितना समय ले रहा है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। tm यहां से निकाल लो, ये देखिए tm यहां पर हमने निकाल लिया, तो tm की वैल्यू हो गई u साइन थीटा अपॉन g, और यही आपका क्या आ गया बेटा, दिस इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम हाइट। यानी o से a तक जो मैक्सिमम हाइट है एचएम, वहां तक पहुंचने में इतना वक्त लगाएगी। u साइन थीटा अपॉन जी, u है इनिशियल वेलोसिटी, थीटा है जिस एंगल पे हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्शन हुआ है, स्मॉल जी आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानते ही हैं। ये फॉर्मूले सब इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल वगैरह बनते हैं। कैसे निकाल रहे हैं ये भी मालूम होना चाहिए, और न्यूमेरिकल निकालने के लिए फॉर्मूले चुटकियों में ऑन योर फिंगर टिप्स होने चाहिए। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर ये हवा में रहा, यानी ओ से लेकर बी तक पहुंचने में कितना वक्त लगा है, इसको निकालना है। तो बेसिकली ये जो टाइम होता है एचएम तक पहुंचने में, उसी का डबल कर दीजिए, क्योंकि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। तो आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जो पीछे हमारा निकला था टीएम, उसी का डबल हमें कर देना चाहिए तो निकल आएगा। लेकिन हम प्रॉपर तरीके से आपको निकाल के दिखाते हैं कि ओ से बी तक पहुंचने में कितना वक्त ले रहा है, जिसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितनी देर फ्लाइट में रहा या कितनी देर हवा में रहा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए टीएफ टाइम ऑफ फ्लाइट है जो बॉडी ओ टू बी तक पहुंचने में ले रही है। अब कितनी देर हवा में रहा, ये इसका मतलब है, जैसे आपके दिमाग में बैठ जाए, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, भाई यहां से फेंके थे और यहीं पहुंच गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। भाई वर्टिकल जहां था वहीं पर है। अब देखिए अप्लाइंग एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए फॉर्मूला लगा दिया। तो यहां डिस्प्लेसमेंट एस कितना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वो 0 है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और ये वर्टिकल स्पीड क्या है, यू साइन थीटा, ये टीएफ हो गई टोटल टाइम जो यहां पे लग रहा है, और माइनस हाफ जी टीएफ का स्क्वायर। यहां से टीएफ निकाल लो, ये हमने कैलकुलेट, इसको इधर ले आए, ये टीएफ से टीएफ कट जाएगा, क्योंकि टीएफ यहां पे 0 है नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यहां पे टीएफ की वैल्यू मिली 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, यानी कितनी देर हवा में रहा। जैसा मैंने बोला है कि पिछले स्लाइड में जो हम लोगों ने डेराइव किया था कि एचएम तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, ये डबल द टाइम, वो u साइन थीटा अपॉन जी था, ये 2u साइन थीटा अपॉन जी है। जितना समय यहां से यहां पहुंचने में ले रहा है, उतना समय यहां से यहां पहुंचने में ले रहा है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। ठीक, तो ये भी बात आप समझ गए कि
टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितनी देर हवा में रहा 2u sin थीटा अपॉन जी से आप निकाल सकते हैं। ये भी सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और आपको याद होने चाहिए, याद कर लीजिएगा इसको, है ना। ये नहीं कि निकालने बैठ गए, जितना याद होगा उतनी तेजी से सवाल निकलेंगे। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। अब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ए तक जो एचएम अचीव कर रहा है, इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या है। आइए देखते हैं। एट द हाईएस्ट पॉइंट ए वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होगा। ये पहले भी समझा चुके हैं भाई, अगर वर्टिकल कंपोनेंट होता तो इसको और ऊपर ले जाता, नहीं जा रहा है ऊपर, इसका मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट 0 है इसका। अब यहां पर अप्लाइंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, जो फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। तो वर्टिकल डायरेक्शन में v हमारी 0 है क्योंकि a पर ऊपर कुछ है नहीं फाइनल, और u स्क्वायर कितना है u साइन थीटा, तो u साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और a की जगह क्योंकि g नीचे की तरफ है तो ये माइनस जी हो गया, ये 2 माइनस जी इंटू एच एम। अब यहां से आप एच एम निकाल लीजिए, 2g एच एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर देखिए फॉर्मूला एच एम का आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये फॉर्मूला हमें और आपको याद होना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बात खत्म हो गई। देखिए इसको पकड़ के रखिए कि ये जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको निकालने के लिए यू साइन थीटा वगैरह पता हो, खेल खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालनी ये भी आप देख पाए। चलिए अगले सेगमेंट में प्रवेश करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है जो आप फेंके हैं प्रोजेक्टाइल, वो O से B, इसे बोल रहे हैं रेंज। दिस इज R, ये हमारी R है, से R फॉर रेंज। अब यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज OB होगा, हम इसको से R निकाल लेंगे, बोल देते हैं कि R के बराबर है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो मोशन है देखिए वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है, ये जो इस दिशा में जा रहा है वेलोसिटी वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यहां एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहां पर अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम कर दिया क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। अब यहां पर r हो गया डिस्टेंस, स्पीड है देखिए u cos थीटा, और टोटल टाइम जितनी देर में टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर हवा में रहा उतनी देर में तो टू बी पहुंचा है इनटू tf। अब tf की वैल्यू जो पीछे निकाली है 2u sin थीटा अपॉन g, वो पुट कर दीजिए। ये 2u sin थीटा अपॉन g इस tf की जगह हमने पुट कर दिया। अब यहां पे देखिए इसको लिखा u स्क्वायर अपॉन g, ये 2 के साथ sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। देख पा रहे हैं ना, u स्क्वायर अपॉन g कॉस थीटा साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। अब आप जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई, इसको भी हमें पकड़ के रखना। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से सब सवाल बनते हैं, इसको भी आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा, करना ही होगा। तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। चलिए एक कदम बढ़ाते हैं कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये मैक्सिमम कब होगी, भाई मैक्सिमम रेंज हम कब अचीव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इस कहानी में जो पिछली थी हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर r को मैक्सिमम होना है तो इसमें बदलने वाला टर्म तो साइन 2 थीटा ही है, क्योंकि ना g बदल रहा है और इनिशियल वेलोसिटी जो आप दे दिए हैं वो भी नहीं बदल रही है। तो अगर r को मैक्सिमम होना है तो साइन 2 थीटा को भी मैक्सिमम होना होगा, और साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होने की इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। आप जानते हैं कि साइन थीटा या साइन 2 थीटा जो भी बोले, +1 इज द मैक्सिमम वैल्यू और -1 इज द मिनिमम वैल्यू। अब यहां पर अगर साइन 2 थीटा 1 के बराबर है जो कि मैक्सिमम है, तो 1 को लिख सकते हो साइन 90, तो 2 थीटा बराबर 90 यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर गिवन वेलोसिटी के लिए, गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो उसको 45 डिग्री पर आप थ्रो कर दीजिए।
बढ़िया। जो जेवलिन थ्रो वाले लोग रहते हैं, जो ओलंपिक खेल रहे हैं या जो गेम्स खेलते हैं, जो जेवलिन थ्रो या चक्का फेंको या भाला फेंको वाली स्थिति रहती है, नीरज चोपड़ा शानदार खिलाड़ी, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा का मतलब जमीन से जुड़े नहीं है, तो चपका है जमीन से मामला। वो तो कुछ मान लीजिए 6 फीट के हैं, 5.5 फीट के हैं जमीन से, तो वो थीटा से 45 से थोड़ा सा कम एंगल रखते हैं मैक्सिमम रेंज की, क्योंकि वो थोड़ा सा धरती से ऊपर होते हैं। भाई धरती अगर ये है, यहां मैंने कुछ लिखा तो नहीं है, खैर देखेंगे, अभी लिखा होगा तो डिलीट करेंगे, वो यहां खड़े हुए हैं ऐसे, तो ये इस समय जब ये भाला फेंकेंगे अपना, तो ये जो भाला फेंकेंगे वो 45 से स्लाइटली कम डिग्री पर होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो रेंज है उसी को नाप के उनको मेडल मिलेगा। उनकी वही कला है, वही स्पोर्ट्स है ना, बात समझ में आई होगी। तो जमीन से अगर कोई चीज फेंकी जा रही है तो वो 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज लेगी, और जमीन से थोड़ा ऊपर अगर आप हैं, जैसा कि मैंने खिलाड़ियों की बात की, तो आपका एंगल लिटिल बिट लेसर देन 45 डिग्री होगा। ये भी दिमाग में रखिए, बात समझ में आपको आई होगी। और यहां पर अगर हम इसको 1 कर दें तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो गई, दैट इज RM इज इक्वल टू U²/G। ये मैक्सिमम रेंज है फॉर ए गिवन U। तो कहीं मैक्सिमम रेंज पूछे तो इस फॉर्मूले को सीधे ठोक सकते हैं आप, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और मैंने एक एडिशनल जानकारी आपको दे दी कि खिलाड़ी लोग 45 से हल्का सा कम फेंकते हैं, जिससे मैक्सिमम रेंज अचीव की जा सके। अब बड़ा शानदार एक कॉन्सेप्ट और है, क्या होता है, एक ही रेंज के लिए आप देखेंगे देयर आर फॉर ए गिवन U देयर आर 2 एंगल्स अवेलेबल। यहां पर जैसे फोटो में दिखाया गया है, ये मान लीजिए रेंज सेम है, तो एक तो पहला, इसको लिख दो पहला नंबर, तो ये आप थीटा 15 डिग्री पे फेंक रहे हैं, यू सेम है, फॉर ए गिवन यू की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय थीटा 45 रखोगे तो बॉडी यहां पहुंचेगी। और दूसरा एंगल अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 15 डिग्री आ गया कितना, 75 डिग्री। अगर आप 75 डिग्री भी रखोगे नंबर 2, तो सेम रेंज अचीव हो रही है। देखिए ये भी ऐसे जाके टुप से यहां टपका है, यानी एक ही रेंज के लिए हमारे पास 2 एंगल अवेलेबल होते हैं, एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल से। इसको मैंने काफी इलैबोरेटिव वे में समझाया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यहां रेंज की बात कर लीजिए, तो एक एंगल 30 है, तो दूसरा 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री मिलेगा। ये 60 डिग्री है, एक जगह टपक गए। सेम रेंज के लिए 2 एंगल, एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल से। अच्छा समझते हैं थोड़ा गहराई से। रेंज फॉर्मूला हमारा था U²sin2θ/G, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब क्या करो, यहां थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या होता है, तो हम यहां थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे और इस रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे। तो R' एक नया रेंज हो गया, U²sin2 90 माइनस थीटा, इस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दिया। अब यहां पर इसको U², इसको मल्टीप्लाई करके लिखा sin 180 माइनस 2θ/G। और आप जानते हैं कि sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, अगेन sin 2θ होता है, तो ये वैल्यू घूम के पहुंच गई U²sin2θ/G। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, देखिए फर्स्ट में R की वैल्यू थी, सेकंड में R' की भी यही वैल्यू निकली, तो दोनों चीज भाई बराबर हो गए। यानी थीटा फेंको एंगल या 90 माइनस थीटा फेंको फॉर ए गिवन यू नहीं चेंज कर रहे हैं, यू वही रख रहे हैं, थीटा प्रोजेक्शन एंगल चेंज कर रहे हैं, थीटा रखो या 90 माइनस थीटा रखो, रेंज सेम मिल रही है। इसी को मैंने दोबारा लिख दिया है, हेंस फॉर ए गिवन वेलोसिटी of projection a projectile has the same horizontal range for the angles of projection theta and 90 minus theta। इसको आपके दिमाग में घुसेड़ दिया जाए, इसलिए मैंने और थोड़ा इसमें गहराई दी है। इफ वन एंगल इज थीटा, सेकेंड एंगल इज 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल से। ये कहानी कहां से, हॉरिजॉन्टल से। अगर हम एक और वे है इसका कहने का कि अगर इफ वन एंगल इज थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से यही थीटा एंगल ले लो तो भी पहुंच जाओगे आप।
इसका क्या मतलब है पिछले अगली स्लाइड में बता रहा हूं, तब ज्यादा अच्छा समझेंगे, यहां पे बात क्लियर नहीं हो पाएगी। आइए देखते हैं। एक तो हमने बताया था कि फॉर गिवन यू, अगर एक 30 है तो दूसरा 90 माइनस 60 कर दो। अगर एक फर्स्ट एंगल थीटा 30 डिग्री है तो सेकंड एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। सेम रेंज मिलेगी, थीटा तो 60 डिग्री पर फेंको तो वही रेंज मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी बात जो मैं समझा रहा था कि अगर एक एंगल आप थीटा पे फेंके हो, थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री है, तो फ्रॉम वर्टिकल अगर ले लोगे तो यही 30 डिग्री कामयाब रहेगी, क्योंकि यहां पर देखिए अगर वर्टिकल खींच दीजिए तो यह एंगल कितना है, 30 डिग्री। इतना 60 था तो ये बचा हुआ 30 है। तो हॉरिजॉन्टल से जो 30 है वर्टिकल से भी वही 30 है। तो अगर हॉरिजॉन्टल से 30 फेंक रहे हो और अगर वर्टिकल से भी 30 एंगल बना दोगे तो एक ही जगह बॉडी पहुंच जाएगी। इसी बात को दूसरी तरीके से कहा जा रहा है, जिससे आप क्वेश्चन टेढ़ा आए तो भी संभाल ले। बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर पहला एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल रखोगे तो भी सेम रेंज आपको मिलेगी। बड़ी बारीक सी बात है, क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। अब जो हमारी ये प्रोजेक्टाइल है, किसी भी क्षण उसकी वेलोसिटी कितनी है ये हम निकालना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए ओ से हमने बॉडी को फेंका है प्रोजेक्टाइल मोशन में। इनिशियल वेलोसिटी यू दी थी, थीटा पर फेंका था। उसके दो कंपोनेंट यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा ले लिया है। अब हम मान लेते हैं टी टाइम बाद वो पी पॉइंट पर पहुंची है, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हैं और इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट वी एक्स और वी वाई हैं और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रही है। यही वी हमको निकालना है। वी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वी का डायरेक्शन निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए। आइए निकालते हैं। अब देखिए सपोज बॉडी रीचेस द पॉइंट पी आफ्टर टाइम टी, यहां से फेंकें, टी टाइम बाद पी पर पहुंच गई, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अब सपोज वेलोसिटी एट पी एक्स वाई इज वी, यहां पर जो वेलोसिटी है ये मान लीजिए वी है। द वेलोसिटी वी हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इस वेलोसिटी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक वी एक्स एक्स डायरेक्शन में, एक वी वाई वर्टिकल डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। अब वी एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं जो हॉरिजॉन्टल हमारा कंपोनेंट रहता है वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बदलता ही नहीं है, क्योंकि उसको छेड़ने वाला कोई है ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है या जो कंपोनेंट है वो हमेशा उतना बना रहता है। तो ये यू कॉस थीटा यहां है, थ्रू आउट द मोशन यू कॉस थीटा बना रहेगा। तो यहां वी एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा के बराबर हो गई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदल नहीं रहा है। वर्टिकल वाला बदलेगा, क्योंकि यहां एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पिक्चर में काम कर रही है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन है। तो अब वी वाई का मतलब क्या रहा, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, v इज टू यू प्लस ए टी, यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन। तो v की जगह हो गया वी वाई, यहां पर पहुंचते पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, वी वाई। इनिशियल कंपोनेंट कितना था बेटा, इसके हिसाब से u, तो ये था u साइन थीटा, ये u साइन थीटा। a की जगह माइनस जी, क्योंकि नीचे की तरफ है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, और टाइम का t लिख दिया हमने। बढ़िया, कोई समस्या नहीं, vx vy मिल गया। अब अगर किसी वेक्टर का x और y कंपोनेंट मिल जाए तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान होता है, वो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड v का निकल आया इतना, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और यहां पे वैल्यू रख दीजिए, वी एक्स स्क्वायर का मतलब यू कॉस थीटा का स्क्वायर और वी वाई का मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा चाहें तो सॉल्व कर लें, खोल खाल लीजिएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलकर यू स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और ये a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2u जी टी साइन थीटा आ गया। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ चुका है। अगर आप याद कर लें तो क्या बात, कहीं भी पूछेंगे किसी टाइम पर बस t की वैल्यू रखो, u आपके हाथ में, कुछ और निकालना ही नहीं। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो किसी भी क्षण 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2.5 सेकंड, 5 सेकंड पे आपसे वेलोसिटी निकालनी होगी, कितनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इस फॉर्मूले से खट से निकाल लेंगे आप।
बढ़िया। अब हमें डायरेक्शन भी निकालना है, तो मान लीजिए ये जो बीटा है एक्स हॉरिजॉन्टल से आपको बीटा एंगल बना रहा है, यही बात लिखी, वी मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो टेन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, वी वाई अपॉन वी एक्स। बस वी वाई की वैल्यू हो गई, ये यहां से लिख दो, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ये क्या हो गया बेटा, दिस इज द बीटा एंगल, यानी ये मैग्नीट्यूड भी निकल आया और इस एंगल से आपका डायरेक्शन भी निकल आया। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकल आया है, यानी वेलोसिटी पूरी तरह निकल आई, क्योंकि वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ही होता है। आप निकाल के किनारे लग गए, यानी कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट आपने निकाल ली। कितना बढ़िया और सरल तरीके से निकला। मैं हटता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के शुरू में मैंने बताया है कि इसका पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट। अब एक मजेदार बात, और यहां पर जब प्रोजेक्टाइल फेंकते हो तो जब ये एंड में पहुंचता है, इस वेलोसिटी को मैं वी डैश अभी कह रहा हूं, प्रूफ में दिखाऊंगा कि जितनी स्पीड से आप फेंक रहे हो उतनी ही वही वेलोसिटी से, उतनी ही स्पीड से ये एंड पॉइंट पे उतनी ही स्पीड रहती है। और साथ में इस एंगल को मैं बीटा कह रहा हूं, अभी प्रूफ कर दूंगा कि बीटा जो एंगल है वो थीटा के बराबर आ जाएगा। तो जितनी स्पीड से आप थ्रो कर रहे हो जिस एंगल पर, उसकी स्पीड वही रहती है, एंगल वो माइनस थीटा यानी नीचे की तरफ हो जाता है हॉरिजॉन्टल से। अगर 10 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो टकराएगा भी यहां 10 मीटर पर सेकंड से। ये 30 डिग्री है तो वो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ 30 हो जाएगा। ये हम प्रूव कर रहे हैं अभी। तो यही लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ये एंड पॉइंट है जहां पर टिप्पा खाएगा। अब धोनी ने 6 मारा जहां पर जमीन पे गिर रही है, तो मारते वक्त जो वेलोसिटी दी थी वो गिरते वक्त भी वही वेलोसिटी होगी। आइए देखते हैं। वी नो फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, अभी हमने निकाला है कि किसी भी क्षण वेलोसिटी निकालनी हो तो वो रिलेशन हमने निकाला था, और वो रिलेशन ये लिखा हुआ था आपके लिए, जैसे कि आप कनेक्शन में रहें, कनेक्टेड रहें। v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। अब ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर हवा में रहा है। अब यहां t की जगह tf की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां पुट t इज इक्वल टू tf, क्योंकि जितनी देर हवा में रहा है उतना ही तो चला है। तो tf की वैल्यू थी 2u साइन थीटा अपॉन g। तो जहां जहां t आ रहा है वहां वहां 2u साइन थीटा अपॉन g पुट कर दीजिए आप। तो v डैश, ये v डैश हो गया अंडर रूट यू स्क्वायर जी स्क्वायर, और tf में t स्क्वायर यू 2u साइन थीटा अपॉन g का स्क्वायर माइनस 2ug, और t की जगह 2u साइन थीटा अपॉन g इंटू साइन थीटा। बढ़िया, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यू विल गेट यू स्क्वायर, यहां पर देखिए जी स्क्वायर कट जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहां बात करें तो g से g कट जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन देखिए एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो वैल्यू मिली क्या, v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर, यानी u, यानी आपने देखा कि जिस स्पीड से आप फेंके थे उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही है। डायरेक्शन अभी निकाल रहे हैं, दिखा ना कि एंड पॉइंट पर कितना v डैश बराबर u। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिए कि इनिशियल स्पीड बराबर फाइनल स्पीड। जितनी शुरुआत की स्पीड, भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही स्पीड बोलते हैं, तो जितनी स्पीड शुरू की उतनी स्पीड इसके एंड पॉइंट पर जब टिप्पा टकराते वक्त जमीन से। ठीक, अब हम एंगल ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये मान लीजिए बीटा एंगल है, तो हम ये निकालेंगे कि ये एंगल कितना है, देखते हैं। तो एंगल के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, टेन बीटा बराबर वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। अभी हमने पिछली स्लाइड में इसका डेरिवेशन किया है। यहां पे भी टी की जगह टी एफ पुट कर दीजिए, क्योंकि उतना समय हवा में रहा है, चला है। तो पुट टी इज इक्वल टू टी एफ 2u साइन थीटा अपॉन जी, टी की जगह पुट कर दिया 10 बीटा u साइन थीटा माइनस जी, और इस t की जगह 2u साइन थीटा अपॉन जी पुट कर दिया। ये g से g देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या मिली, u साइन थीटा में माइनस 2u साइन थीटा, तो वैल्यू आ गई माइनस u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा। ये u से u काट दो, तो हो गया 10 बीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा। अब आप जानते हैं कि माइनस 10 थीटा को 10 माइनस थीटा लिखा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये पता होगा, नहीं पता तो याद कर लो, लगे याद। 10 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा, या माइनस 10 थीटा बराबर
10 माइनस थीटा, इसको लिख लिया। तो यहां से वैल्यूज क्या समझ में आई, बीटा बराबर माइनस थीटा। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। ये बता रहा है कि प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, ये एंगल, और एंगल है कितना, थीटा। माइनस साइन केवल क्या बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ है। तो इससे हम क्या साबित कर पाए कि जितनी इनिशियल स्पीड थी उतनी फाइनल स्पीड से टकराया है, और जितना एंगल आपने दिया था थीटा, उतना ही एंगल ये हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ बना रहा है। शानदार, एकदम फंडा क्लियर आपका। तो ये भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अगला कदम बढ़ाते हैं। पूरे धुआंधार तरीके से हम पढ़ते जा रहे हैं, ये बातें पूरी समझा दी आपको। अब अगला इसमें कुछ सवाल करते हैं, जैसे हमारी चीज़ें शानदार तरीके से हमारे हाथ में आ जाएं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 3.8 एनसीईआरटी का है। ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ये मैं फोटो बना देता हूं। 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से यू 28 मीटर पर सेकेंड से आपने फेंका है किसी क्रिकेट बॉल को। बड़ी अच्छी बात। कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर ओ से फेंके हो तो ए पर जो पहुंच रहा है सेम लेवल पर, वो कितना समय लिया। और उसके साथ साथ सी पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, यानी रेंज पूछ रहा है कि यहां से फेंके हो तो ए तक पहुंचा है तो आर कितना है। एक एक करके निकालते हैं। पहली बात में पूछ रहा था मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एचएम का होता है यू। यहां पर आप कंफ्यूज ना हो ना, एनसीईआरटी में वी नॉट कई जगह ले रखा है, तो कोई वी नॉट का मतलब यहां है यू से ही है है ना। तो u या v नॉट साइन थीटा, थीटा नॉट का मतलब इनिशियल थीटा, तो v नॉट साइन थीटा इसको या u साइन थीटा स्क्वायर अपॉन 2g। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। 28 ये वैल्यू दे रखी थी, साइन 30 ये एंगल 30 था, स्क्वायर और 2 इंटू 9.8 ये 28, साइन 30 होता है आधा, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, और नीचे आ गया 19.6। 196 को 19.6 से डिवाइड मारोगे तो मोहब्बत से 10 मीटर आ जाएगा। तो 10 मीटर आपकी क्या आ गई, मैक्सिमम हाइट। अगला चरण में चलते हैं। पूछ रहा है टाइम टेकन, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। जो टीएफ निकालना है, टीएफ होता ही वही है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर हवा में रहा। फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन जी, या मैंने बोला कि एनसीईआरटी में u को v नॉट कहते हैं, कोई समस्या नहीं। तो 2 इंटू 28 साइन 30 अपॉन 9.8, 2 इंटू 28 साइन 30 की वैल्यू आधी, ये 2 से 2 काट दो, 28 अपॉन 9.8 यानी 2.9 सेकेंड आ जाएगा। सॉरी, आंसर आ गया। अब अगली बात करते हैं, रेंज पूछ रहा है कि ओ से ए तक जाने में कितना रेंज कवर किया है। तो आर की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वी नॉट और यू बराबर है, इससे कंफ्यूज ना होना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28, साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 30 डिग्री, और ये जी तो 9.8 है ही है। ये हो गया 28 इंटू 28, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 69.3 मीटर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो आपने यहां पर एचएम निकाल ली, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, और यहां पर आपने रेंज निकाल ली। बात खत्म, यही सवाल में पूछा था, ऐसे ही सवाल आएंगे। अगला एक न्यूमेरिकल और लेते हैं जिससे बात पकड़ में आ जाए। हमें हटता हूं, अगर आप चाहें इसको या चाहते हैं तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। कह रहा है जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो मैक्सिमम हाइट है वो इक्वल हो, वो एंगल हमको बता दो। हम बता देते हैं। तो यहां पर देखिए, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दूसरा जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों चीजें हमें बराबर रखनी है। इन्होंने कहा है ना कि मैक्सिमम हाइट और रेंज भाई साहब बराबर हो जाए। तो ये वैल्यू हो गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहां पर आप साइन, ये यू स्क्वायर और यू स्क्वायर तो कट गया, इस जी से जी भी कट गया, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब आगे चले तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा को स्क्वायर से काट दो,
क्योंकि साइन थीटा 0 है नहीं। ठीक, अब यहां पर ये अब वैल्यू क्या आई, यहां पे देखें तो ये आ गया 2 cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन जी। आगे देखिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, ये कॉस थीटा नीचे 2 इधर मल्टीप्लाई, और इसको लिख सकते हो tan थीटा बराबर 4 या थीटा बराबर tan इनवर्स 4। ये आंसर आ चुका है। अगर आपको इस क्वेश्चन में एंगल दे रखा है कि tan इनवर्स 4 की वैल्यू इतनी होती है तो मेंशन कर दीजिएगा, है ना। तो अगर नहीं दे रखी तो यही आंसर हो जाएगा, इसको याद नहीं रखनी है इस वैल्यू को। ये आपका आंसर हो गया। ये अगर नहीं दिए तो यही आंसर लिख के आप छोड़ देंगे कि tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 पर मैक्सिमम हाइट की वैल्यू रेंज के बराबर आवेगी। ये सवाल भी आप बढ़िया से कर पाए होंगे, इंटरेस्टिंग सवाल था और आपके एग्जाम में आता रहता है। चलिए अगली चीज देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं जिसे बढ़िया तरीके से हम सीख पाए। यहां पर ए बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मैं फिगर बना देता हूं। अच्छा, फिगर तो यहां है नहीं तो मैं समझ जाता हूं। एक बुलेट को 30 डिग्री एंगल पर आपने फायर किया हॉरिजॉन्टल से, वो 3 किलोमीटर दूर कहीं पर हिट करती है। 30 डिग्री पे फायर किए, जमीन पे 3 किलोमीटर दूर हिट कर गई। बाई एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अब क्या है, जिस पर हमने फायर किया था उस एंगल को बदल रहे हैं। बदलें तो क्या हम 5 किलोमीटर दूर का टारगेट हिट कर सकते हैं? सवाल समझना, पहले इन्होंने एक बुलेट को फायर किया है 30 डिग्री पर, वो 3 किलोमीटर दूर जाके गिरी। अब आप 30 डिग्री की जगह कोई और एंगल सेट करना चाहते हैं जिससे वो 3 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर पे जाके गिरे, यानी थीटा बदल के रेंज बदलना चाहते हैं, तब तो हिट कर पाएगा टारगेट को। क्या ये संभव है, ये पूछ रहा है। आइए देखते हैं। एज्यूम द मजल स्पीड ऑफ द फिक्स्ड एंड नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। मजल स्पीड का मतलब जब गोली दागते हो तो कितनी रफ्तार से गोली निकलती है आपके गन से, है ना। तो चलिए, रेंज की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस वैल्यू में हम इस 3 किलोमीटर और साइन 30 को पुट कर देते हैं। कुछ हमें, क्योंकि ये केस 1 था जो ये बोल रहे थे, इसको 3000 और साइन ये 30 डिग्री फिट कर दिया। तो यहां से हमारी u स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 3000 अपॉन साइन 60 यानी 3000 अपॉन √3/2 यानी 2000 √3 आ गई वैल्यू u स्क्वायर अपॉन जी की। अब जरा एक बार देखिए कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम फेंकें तो उसकी मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है ना, बेस्ट पॉसिबल रेंज। तो उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारा फॉर्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन जी। हम थीटा बेस्ट भी ले आएंगे तो u स्क्वायर अपॉन जी तक ही पहुंच सकते हैं, और u स्क्वायर अपॉन जी ऊपर से दिख रहा है 2000 √3 आ रहा है। रेंज की हम बात कर रहे हैं, तो ये रेंज कितनी हो गई 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3.46 किलोमीटर। यानी इस कंडीशन के अनुसार हम मैक्सिमम रेंज थीटा चेंज करने के बाद भी, बेस्ट थीटा करने के बाद मैक्सिमम रेंज के लिए भी हम 3.46 किलोमीटर तक ही पहुंच सकते हैं, यानी 5 किलोमीटर नहीं पहुंच सकते। तो 5 किलोमीटर वाले टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे, यही बात यहां लिखी है। बट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इज ग्रेटर देन द आर मैक्स। इससे ज्यादा आप रेंज ले ही नहीं सकते हो गिवन कंडीशन के हिसाब से। इसका मतलब क्या है, सो द टारगेट कैन नॉट बी हिट बाई एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यानी आप उस टारगेट को हिट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैक्सिमम रेंज आपको 3.46 किलोमीटर निकाल पा रहे हो और आपको चाहिए रेंज 5 किलोमीटर की, जो कि संभव नहीं है। तो यहां पर टारगेट हिट नहीं होगा। इस न्यूमेरिकल को भी आप बढ़िया से नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगले, ये आंसर हो गया। अब अगली बात करते हैं, एक अगला, ये प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरा एक टॉपिक भी बड़ा शानदार है जिसको मैं अच्छे से बताऊंगा आपको कि भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या, किस चिड़िया का नाम है और क्या उससे समझना है। इसमें एक बहुत ही तगड़ा डेरिवेशन है। मैं क्योंकि आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, इसलिए वो डेरिवेशन भी आज कराऊंगा। आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पे घूम रही हो और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थोड़ी पिक्चर को और क्लियर करते हैं। ये कोई बॉडी घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, और इसकी जो स्पीड है, ये तो वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
जिसे आप स्पीड बोलते हैं, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी यहां पर अगर इसकी स्पीड है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, तो जब ये बॉडी यहां पहुंचेगी, इस समय भी अगर इसको मैं v कह रहा हूं, इसको v1 कह देता हूं, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया इसलिए वेलोसिटी बदल गई, लेकिन इसकी जो स्पीड है बेटा वो ना बदले, 2 मीटर पर सेकेंड ही रहे। देखिए मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन क्योंकि बदल गया इसलिए वेलोसिटी चेंज हो गई है, स्पीड चेंज नहीं हुई। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है जिसमें स्पीड नहीं बदलती। अब यहां पर अगली बात, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी वेलोसिटी बदल रही है क्योंकि डायरेक्शन इज चेंजिंग। भाई वेलोसिटी में तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदला लेकिन डायरेक्शन बदला तो क्वांटिटी तो बदल ही गई। तो अगर वेलोसिटी आपकी बदल रही है तो इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ये भी ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है क्योंकि इसमें वेलोसिटी बदल रही होती है, स्पीड सेम रहती है। तो यहां पर देखिए एग्जांपल के तौर पर, मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। आप घड़ी की सुई देखेंगे तो सेकंड वाली जो होती है उसकी चलने की स्पीड सेम होती है बेटा। तो वो एक एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसको और गहराई से समझने के लिए कुछ क्वांटिटीज को हमें यहां प्राइमा फेसी या शुरुआती दौर में अंदाजा ले लेना होगा। तो एक होता है बेटा यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस चिड़िया का नाम है? मान लीजिए कोई बॉडी ए पर थी जो सर्कुलर मोशन कर रही है, किसी टाइम टी में वो डेल्टा थीटा एंगल खिसक गई, स्वेप्ट कर गई डेल्टा थीटा, तो एंगुलर स्पीड को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर कह लीजिए। ये जो चीज यहां से यहां तक गई है डेल्टा एस, ये आर्क अपॉन आर इज नोन एज ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया ना कि कितना डिस्प्लेस हो गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। साथ में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर लिया जाता है, जैसे समय ये क्लॉकवाइज है तो इसको हम माइनस ले लेते हैं, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस ले लेते हैं, और इसका यूनिट होता है रेडियन। साथ में ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है क्योंकि ऊपर और नीचे जो क्वांटिटीज हैं सेम डायमेंशन की हैं तो कट जाएंगी, तो इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इसका डायरेक्शन भी निकालने का तरीका भी बताऊंगा कि यहां पर ये डी थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका रेट चेंज ऑफ रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आप एक्सेलरेशन पढ़ते थे ना, पहले वेलोसिटी पढ़ते थे तो वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसके बाद कहानी क्या आती थी वेलोसिटी के लिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो एंगुलर होता नहीं है। तो जैसे वेलोसिटी था वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी है, वो इसके सिंबल्स बदल गए हैं, इसके घूमने वाले मोशन के तौर पे हो गई हैं। ये इसको ओमेगा से दिखाते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड इसकी। साथ में एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन डेल्टा थीटा का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होता है। अभी डायरेक्शन निकालते कैसे ये भी झट से सीख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये जान लीजिए जिससे कि चीजें आसान लगें। अब इसके लिए राइट हैंड रूल यूज किया जाता है फॉर डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। वो राइट हैंड रूल क्या होता है कि अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो अपना राइट हैंड लीजिए, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है घूम रही है उसमें पंजा ऐसे घुमा दीजिए, राइट हैंड वाला राइट हैंड का होना चाहिए। जो थंब का डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होती है। दिस इज द रूल, राइट हैंड रूल बोलते हैं। राइट हैंड लीजिए, जिस डायरेक्शन में घूम रही है उस डायरेक्शन में आप पंजे को घुमाइए, अंगूठा बताएगा ओमेगा का डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज कोई बॉडी घूम रही है, यहां पर आपने पंजे को घुमाया तो ओमेगा ऊपर की तरफ आ गया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर से देख रहे हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरा, अगर यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज में ऐसे घूम रही तो आप ऐसे करोगे तो अंगूठा नीचे आ जाएगा। तो ओमेगा देख रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं डायरेक्शन। अब ओमेगा में एक इंटरेस्टिंग चीज और ध्यान रखिएगा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नथिंग एक्चुअली मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है।
ये वेक्टर केवल इतना बता रहा है कि इसके परपेंडिकुलर प्लेन में बॉडी घूम रही है और किस सेंस में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो ये दिमाग में ना रखें कि भाई ये सोचे कि इस डायरेक्शन में कुछ हो रहा है, इस डायरेक्शन में कोई बॉडी नहीं घूम रही ओमेगा की डायरेक्शन में, लेकिन वो ये बता रही कि इसके परपेंडिकुलर प्लेन में बॉडी कैसे घूम रही है। तो ये इसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसकी ये जो चर्चा बड़ी काम आएगी, और जब रोटेशन मोशन आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। ये यहां पर भी जानना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया आपको जो चीज हम समझने वाले हैं। तो आप समझ गए कि एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, एकदम क्लियर, सही चीज, सरल चीज और सीधी चीज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो समय लगाता है कोई पार्टिकल या बॉडी, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है। इस टाइम पीरियड को कैपिटल टी से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर, कितने रिवोल्यूशंस इसने लगा दिए हैं, कितने चक्कर लगा दिए, रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। ये भी आप समझ गए। अब ओमेगा में और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम पीरियड से 1/t से रिलेटेड होता है। तो फ्रीक्वेंसी को 1/t रख दोगे तो 2π/t हो जाएगा। इस रिलेशन का कई जगह आप इस्तेमाल करते हैं, तो भूलना ठीक नहीं होगा। आगे चलते हैं, एक और रिलेशन की हम लोग बात करेंगे जिसमें लिखा है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए आपकी मैग्नीट्यूड में v इज इक्वल टू ओमेगा आर का रिलेशन होता है। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, मोशन की डायरेक्शन में आप उस पाथ पर मोशन की डायरेक्शन में टेंजेंट खींच देते हैं। तो ये वेलोसिटी कौन सी है, v लीनियर वेलोसिटी। और एंगुलर तो ऐसे अगर घूम रहा है तो इधर डायरेक्शन में आ जाएगी। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इसका वेक्टर फॉर्मूला लिखना अति आवश्यक है, जिससे डायरेक्शन भी हमारे सामने आ जाए। तो v वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर। आर क्या है, रेडियस वेक्टर, जो ओरिजिन, जो आप सेंटर से खींचते हैं इस सरकमफ्रेंस की तरफ, ये आर आपको दिख रहा है, दिस इज आर वेक्टर। तो आर ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो वी मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वी क्या मैंने लिख दिया, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जो कि सरकमफ्रेंस पे आप टेंजेंट खींच दीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो वी निकल आता है। और ओमेगा आपको बताया ही था, और आर रेडियस वेक्टर। ये रिलेशनशिप भी आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से पता होनी चाहिए, बहुत जगह इस्तेमाल होगी। अब एंगुलर एक्सेलेरेशन की बात कर लो, तो एंगुलर जैसे कि लीनियर एक्सेलेरेशन होता था a, तो a क्या होता था, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन है तो डेल्टा v की जगह वहां पर लीनियर स्पीड का चेंज था, तो यहां एंगुलर स्पीड का चेंज हो जाएगा। ये आपको मालूम ही है, मैं कहीं ऐसा, ये आप जानते थे ना, a अगर लिखना हो तो इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी लिख दिया जाता है। ये एवरेज है बेसिकली, डेल्टा v अपॉन, इसी डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ये एंगुलर है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह याद रखिए आप, ये एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गया। अब देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलेरेशन और लीनियर एक्सेलेरेशन। ये तो लीनियर एक्सेलेरेशन था हमारा, इसमें रिलेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू एल्फा इंटू आर। मैग्नीट्यूड ये रहा, लेकिन क्योंकि a और एल्फा हमारा दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर का फॉर्मूला पकड़े रहिए, a वेक्टर इज इक्वल टू एल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो a क्या है, लीनियर एक्सेलेरेशन, एल्फा है एंगुलर एक्सेलेरेशन। इसको भी ध्यान रखिए, यहां भी काम आएगा, और आप देखेंगे रोटेशन मोशन के लिए बड़ी आसानी से आप चीजें कर पाएंगे। तो ये एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गया, बढ़िया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, इसमें एक डेरिवेशन भी मैं कराऊंगा जो आपको सिखाने के लिए, अदरवाइज तो छोड़ देते हैं इसको डेरिवेशन को कि बहुत इतना बता दिया, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो ये स्पेशल वीडियो तभी बनेगा जब पढ़ाई तगड़े तरीके से कराई जाए और पूरी कराई जाए। तो सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो उसमें एक एक्सेलेरेशन लगता है जो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, और वो उसे बोलते हैं सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन। सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन का मतलब होता है सेंटर सीकिंग एक्सेलेरेशन। अगर यहां बात क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन की, यानी स्पीड कांस्टेंट है। तो यहां पर बॉडी है तो ए इधर है, और यहां पर अगर वेलोसिटी हम ले लें, वेलोसिटी लिख रहे हैं इसलिए v1 कर रहे हैं, तो यहां भी जो एक्सेलेरेशन है वो ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा। इसमें ए c1 कह देते हैं क्योंकि डायरेक्शन बदल गया, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तो हमेशा कहीं भी जाएंगे तो एक्सेलेरेशन हमेशा सेंटर की तरफ मिलेगा। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात, वो एक्सेलेरेशन क्या, मैग्नीट्यूड या वैल्यू कितनी होती है, तो v²/r ये फिक्स्ड हो गई क्योंकि v बदल नहीं रहा है और रेडियस बदल नहीं रही है। तो a यानी सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन बदलता हुआ नहीं दिखेगा मैग्नीट्यूड के टर्म में। और यहां अभी मैं दिखाऊंगा v=r⍵, जो भी पढ़ाया था रख दोगे तो r⍵² आ जाएगा। एक बात और बड़ी स्पेशल ध्यान रखिएगा, अगर v कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही होता है, यानी स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है। अगर स्पीड हमारी कांस्टेंट है तो केवल सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन लगता है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल आपको एक सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो। अब सवाल ये उठता है ना कि ये क्योंकि जो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड कहां से आया, डेरिवेशन, और इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, ये भी साबित करो। ये एक तगड़ा प्रूफ है और आपके एग्जाम में जब आता है तो अधिकतर बच्चे पढ़ने वाले भी गलती कर देते हैं, यानी 80% से ज्यादा बच्चे इसको गलत कर देते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके टीचर पूछते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। आइए इस डेरिवेशन को जल्दी से हम लोग करेंगे। तो प्रूफ ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन थोड़ा समझिएगा, ये आपकी पढ़ाई को ध्यान में रख के मैं एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं। तो यहां पर देखिए क्या है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है, कोई बॉडी P पर थी, आफ्टर टाइम T वो P' पहुंच गई, T टाइम में P से P' चली। जब P पर थी तो उसका रेडियस वेक्टर R था, ये CP दिखाई पड़ रहा है। जब ये P' पहुंची तो उसका रेडियस वेक्टर R' हो गया, और उस बीच में ये डेल्टा थीटा एंगल स्वेप्ट की है, यानी स्वेप्ट का मतलब ऐसे खसकी है। बढ़िया, अब आगे बात को समझते हैं। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ AC यानी सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन के मैग्नीट्यूड के लिए हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, लेट द एंगल बिटवीन R एंड R' वेक्टर इज डेल्टा थीटा। ये R और इस R' के बीच में डेल्टा थीटा एंगल है, ये तो हमने समझाया भी था, है भी, बढ़िया मान लिया। अब सिंस द वेलोसिटी वेक्टर्स v एंड v आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये v है और दूसरा v' है ये, तो ये जो दोनों वेलोसिटी, ये जो वेक्टर है v इस रेडियस के 90 डिग्री है और ये वेलोसिटी वेक्टर इसके 90 डिग्री है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो इसलिए, और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर्स, ये पोजीशन वेक्टर r और r', क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगा। सो एंगल बिटवीन देम इज आल्सो डेल्टा थीटा, यानी v और v' के बीच भी एंगल कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा, क्योंकि v r के परपेंडिकुलर, v' r' के, और r और r' में थीटा, तो इनके परपेंडिकुलर सिस्टम्स में भी एंगल थीटा। अब इसी को मिलाकर एक ट्रायंगल यहां बना रहे हैं, छोटा ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक वेक्टर खींचा v और इस डायरेक्शन में v' खींचा, ये एंगल डेल्टा थीटा था r और r' में, v और v' में ये डेल्टा थीटा एंगल बना दिया। यही बात यहां पे लिखी गई है। अब देखिए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ v एंड v', यानी इस v और v' का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड तो सेम है। दूसरा, ये रेडियस वेक्टर जो है इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि रेडियस थोड़ी बदलती है, तो रेडियस वेक्टर है, डायरेक्शन बदला है। तो यहां पर v और v' का मैग्नीट्यूड r r' का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए ये ट्रायंगल देखिए CPP' आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये आर्म मैग्नीट्यूड वाइज इस आर्म के बराबर है। और यही चीज इसमें आ जाओ तो ये v और v' की आर्म बराबर है, क्योंकि भाई दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल GHI लिखा है, GHI, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा, क्योंकि डेल्टा थीटा इसका, डेल्टा थीटा ये था, जितना एंगल इसका आएगा उतना एंगल इसका, जितना एंगल इसका आएगा उतना एंगल इसका।
तीनों एंगल बराबर हो गए। तो जब तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है। तो यहां पर देखिए मैंने लिख दिया कि ट्रायंगल CPP डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल GHI। सिमिलर होगा क्योंकि तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। अब जब सिमिलर ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, साइड्स का रेशियो वो प्रोपोर्शनल होता है, वो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी लगा दी। तो ये देखिए यहाँ पर CPP डैश में PP डैश ये अपॉन CP डैश यहाँ पे ले लीजिए, तो ये हो गया यहाँ पर HI और उसी के प्रोपोर्शनेट GI, ये GI, उसी हिसाब से जो दिस अपॉन दिस तो दिस अपॉन दिस, ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब यहां पर देखिए PP डैश का मतलब क्या है? PP डैश का मतलब ये यहां पर है डेल्टा R वेक्टर। ये डेल्टा R वेक्टर कैसे हो गया? डिफरेंस इन वेक्टर। आप लॉ ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल लॉ जो वेक्टर का होता है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। आप समझते हैं? तो ये समझ रहे हो ना? R प्लस डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R डैश वेक्टर। तो डेल्टा R वेक्टर कितना हो गया? ये R डैश था, तो R डैश वेक्टर माइनस R वेक्टर, है ना? ये प्रूफ अगर समझ में आए तो समझना, वरना छोड़ देना। मैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं जो वाकई तैयारी करना चाहते हैं। तो ये हो गया, ये जो डिस्टेंस है, वेक्टर है डेल्टा R, इसका मैग्नीट्यूड। और यहां पर CP डैश का मतलब था ये रेडियस, इसको हमने R कह दिया, इसके मैग्नीट्यूड को, रेडियस को R। और HI यहां पर क्या है? डेल्टा V। इसी जैसे मैंने इसको समझाया वैसे ये टर्म क्या हो जाएगा? डेल्टा V डैश, तो ये डेल्टा V, तो ये डेल्टा V का मैग्नीट्यूड अपॉन V, ये V हो गया कौन? GI, ये GI, ये V डैश, यानी मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड तो V डैश और V का सेम ही है, तो V लिख दिया यहां पर। अब देखिए थोड़ी तिकड़म करते हैं। अब डेल्टा V वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर V इंटू R वेक्टर इंटू R, इसी से निकाल लिया इसकी वैल्यू। अब देखिए बाय डेफिनेशन जो हमारा एक्सेलेरेशन होता है वो उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T लिख दीजिए। अब यहां पर लिमिट जो निकाल रहे हैं इसको इस फॉर्मूले से डेल्टा V अपॉन डेल्टा V की वैल्यू इतनी पुट कर दीजिए, तो V अपॉन डेल्टा R अपॉन R इंटू डेल्टा T, इसकी वैल्यू यहां पर हमने डेल्टा V की ये वैल्यू डाल दी। ये देखिए सेम है ना ये वैल्यू, तो ये वैल्यू डाल दी, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, पुट हो गई। V अपॉन R कांस्टेंट है, तो V अपॉन R बाहर चला गया लिमिट के, तो बदलेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। ये लिमिट हो गई डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ये अब थोड़ी सी तिकड़म, और ये डेरिवेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और टफ है, तो ध्यान से समझिएगा। अब यहां इफ डेल्टा T इज स्मॉल, अगर हमारा डेल्टा T कम होगा तो डेल्टा थीटा भी कम होगा, तो उस समय PP डैश अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा डेल्टा R के मैग्नीट्यूड के। ये जो PP डैश आर्क है, ये यहां से यहां तक ये बराबर हो जाएगा इस डेल्टा R के। अगर ये छोटा हो जाएगा, छोटा कब होगा? जब डेल्टा T टेंडिंग टू 0 होगा, तो डेल्टा T ऑल्सो स्मॉल, तो ये लगभग इसके बराबर होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं डेल्टा R को V इंटू डेल्टा T। इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी? V, और साथ में टाइम लगा T, तो इसे लिख दीजिए V इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा T नीचे ले आओ तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज अप्रॉक्सीमेटली V। दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए, तो ये लिमिट डेल्टा R अपॉन डेल्टा T टेंड्स टू 0, ये कांस्टेंट है तो लिमिट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि T टर्म है ही नहीं। अब ये तीसरी इक्वेशन बन गई। अब पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू 2, यानी इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ये देखिए ये जो वैल्यू है इतनी, ये वैल्यू यहां से इसकी जगह V पुट कर देंगे, तो पुट A इज इक्वल टू V अपॉन R, और इतनी की वैल्यू हो गई V, तो ये वैल्यू हो गई AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये हमने सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। ये ध्यान रखिएगा कि ये डेरिवेशन एक दफे में समझ में नहीं आएगा, आपको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं, वीडियो में ये कोशिश करता हूं कि पढ़ने वाले बच्चों की जरूरत से ज्यादा मदद हो जाए, तो आप समझ पाए कि एक्सेलेरेशन का प्रूफ हमने कैसे किया है। आइए अब ये तो हमने निकाला है अभी मैग्नीट्यूड, इसको मैं हटता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से इसको समझने की कोशिश कर लें।
अब अगली बात हम लोग करेंगे कि इसके एक चीज और निकाल लेते हैं, AC बराबर v स्क्वायर अपॉन r निकाला था अभी हम लोगों ने, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो यहां पर आप v की जगह r ओमेगा पुट कर दीजिए, तो r ओमेगा स्क्वायर, r से r स्क्वायर कटेगा तो r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो AC को हम लोग, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन को r ओमेगा स्क्वायर भी लिखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो AC की वैल्यू हो गई एक ये लीनियर वेलोसिटी के टर्म में v स्क्वायर अपॉन r, या AC बराबर r ओमेगा स्क्वायर। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ AC की, थोड़ा सा समझिएगा, यहां भी भेजा लगेगा आपका, इंटरेस्टिंग भेजा। अब यहां पर पाथ इज सर्कुलर है, तो यहां पर v इज परपेंडिकुलर टू r, ये v वेक्टर r के परपेंडिकुलर, v डैश r डैश के परपेंडिकुलर, इसलिए जो डेल्टा v वेक्टर है, ये जो डेल्टा v वेक्टर निकालेंगे इस दोनों का डिफरेंस, और ये जो r और r डैश का डेल्टा r है, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, क्योंकि v r के परपेंडिकुलर, v डैश r डैश के परपेंडिकुलर, तो डेल्टा r इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा v। ये बात भी पकड़ में आई। अब क्या है, सिंस एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी एवरेज एक्सीलरेशन की जो दिशा होगी वो डेल्टा वी के डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो यहां से अगर हम ये जान गए कि एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन डेल्टा वी की डायरेक्शन में है और डेल्टा वी डेल्टा आर के परपेंडिकुलर है, तो एक्सीलरेशन हमारा डेल्टा आर के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, द एवरेज एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर, इस बात से साबित हो गया। अब अगर हम डेल्टा वी को, इस डेल्टा वी को, ये जो एंगल है इस एंगल के बाइसेक्टर पे प्लेस कर देते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर पे प्लेस कर देंगे तो ये टूवर्ड सेंटर जाता हुआ दिखता है, क्योंकि भैया ये तो 90 डिग्री है ही ना इसके। अब आपको मालूम है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप एंगल बाइसेक्टर पे कोई 90 डिग्री आप खींचोगे उसके बाइसेक्टर पे, तो वो कहां जाके भिड़ेगा, सेंटर पे। तो इफ वी प्लेस डेल्टा वी ऑन द लाइन दैट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन आर एंड आर डैश, तो वी सी दैट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी डेल्टा वी किधर डायरेक्शन दे रहा है, सेंटर की तरफ। ये एनसीईआरटी वर्जन में आपको बता रहा हूं। अब अगर आप टाइम पीरियड छोटा भी कर दें, यहां से यहां तक जो समय लगा था सेकंड पिक्चर में, ये समय कम कर दिया गया है, देखिए उस समय भी यही करोगे तो भी डेल्टा वी का डायरेक्शन किधर है, सी की डायरेक्शन में, और डेल्टा वी की डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहां भी क्या रहा, इन फिगर बी शोज सेम क्वांटिटीज फॉर स्मॉलर डेल्टा टी, हियर डेल्टा वी एंड हेंस ए इज अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, यानी हमेशा एक्सेलरेशन किधर है, टुवर्ड्स सेंटर। अब यहां इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर दी है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, उस दशा में भी क्या रहा, इन फिगर सी डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और वहां पर अगेन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, यानी टाइम कम भी करते जा रहे हैं तो भी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वो सेंटर की तरफ ही है। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये एनसीईआरटी वर्जन है जो मैंने आपके सामने रखा, इसी तरीके से इसका प्रूफ करना होगा। इसमें क्या साबित कर पाए हम लोग कि जो एक्सीलरेटेड एक्सीलरेशन होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल यही होता है, तो हमेशा ये सेंटर की तरफ लगता है। और एक छोटा सा वर्जन आपको, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, एक छोटा सा वर्जन और दिखाता हूं इंस्टेंटेनियस सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का, एक रेफरेंस बुक के अनुसार, बड़ी सही बात है। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल को हमने बड़ा करके यहां दिखा दिया है। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करोगे, मतलब समय बहुत कम हो रहा है, तो डेल्टा थीटा भी काफी छोटा हो जाएगा, लगभग जीरो। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये जीरो है, तो ये 90 हो जाएगा और ये भी बेटा 90 हो जाएगा। भाई एक ट्रायंगल का सम एंगल का 180 होता है, ये शून्य कर दिया लगभग, तो दोनों बराबर एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 90-90 हो गया। यही बात यहां लिखी है। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा वी, ये जो वेक्टर है, इस वी के परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 है, तो यही लिखा है कि डेल्टा वी इज परपेंडिकुलर टू वी और वी इज टेंजेंशियल, और जो वी है आपका इंस्टेंटेनियस में वो टेंजेंशियल है, तो डेल्टा वी किसकी तरफ हो गया, रेडियल। टेंजेंट के नॉर्मल रेडियली तो होता है, और डेल्टा वी की डायरेक्शन में होता है डेल्टा ए, तो डेल्टा ए
का डायरेक्शन क्या हो गया, रेडियल, यानी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल का मतलब along the radius towards the center, तो is radial and hence delta A is radial। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। मैंने ये बात आपके लिए लोड की है, जो बच्चे, मुझे मालूम है कि एक दफ़े में आप ये समझ नहीं पाएंगे, ये डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर ये समझ ही नहीं पाएंगे, एग्जाम में आ गया तो कर ही नहीं पाएंगे। तो बेहतर है कि मैं कोशिश करूं, कम से कम पढ़ने वाले 2-4-10%, 20% बच्चे इसको एक बार, दो बार, 3 बार करके समझने का प्रयास करेंगे और एग्जामिनेशन में आएगा तो और उसे आगे निकल जाएंगे। अब ये आपकी मंशा है, इच्छा है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये वन शॉट वीडियो डिटेल्ड वीडियो है, सारी जानकारी आपको दी जा रही है। खैर, आप समझ पाए। अब सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड, अभी तक हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक सर्कुलर मोशन ले रहे हैं जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यानी गोल तो घूम रहा है लेकिन स्पीड, लीनियर स्पीड वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। यानी ये जो स्पीड है ये v सेम नहीं है। यहाँ 2 मीटर पर सेकंड थी तो यहाँ पहुंचेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड हो गई, बदल रही है। तो इस समय ना 2 एक्सेलेरेशन इस पे एक्ट करते हैं। एक एक्सेलेरेशन होता है टेंजेंशियल लीनियर एक्सेलेरेशन के तौर पर, और एक सेंटीपिटल तो लगी रहा है उसको गोल गोल चक्कर मरवाने के लिए। तो इस समय जब इसकी लीनियर स्पीड सेम नहीं होती, यानी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, उस समय इस पे 2 एक्सेलेरेशन काम करते हैं, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और इसका जो नेट एक्सेलेरेशन होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, जो कि मैंने ए यहां पर बना रखा है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ AT एंड AC। क्योंकि AT और AC एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए आप A को √AT² + AC² कहेंगे मैग्नीट्यूड निकालते वक्त। और यहां AT की वैल्यू कितनी है, dv/dt, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, इसे r अल्फा लिख सकते हो, और ये सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, इसे v²/r लिख सकते हो। तो ये भी जानकारी कि बाय द वे सवाल आ जाए ऐसा तो आप पीछे ना छूटे। आइए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं NCERT का, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसे आते हैं आपके पास। तो 3.9 में बोला है, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टेडली। ये फिगर बनाओ, ये एक ग्रूव है, एक खांचा है, छेद है सर्कुलर सा, ये इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है, और इसका जो ग्रूव काटा गया है वो है कितना, r = 12 सेंटीमीटर, और ये जो ग्रूव है वो 7 रिवोल्यूशंस इन 100 सेकेंड कंप्लीट करता है। ये सब चल रहा है, तो ये चलते चलते क्या करता है, 100 सेकंड में 7 चक्कर मार देता है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ओमेगा और लीनियर स्पीड v पूछ रहा है। इसके अलावा वो ये भी पूछ रहा है, इज द एक्सेलेरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर, एक्सेलेरेशन जो इस पे लगेगा वो क्या कांस्टेंट वेक्टर है, और व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड भी। चलिए पहली बात करते हैं इसकी एंगुलर और लीनियर स्पीड निकालने के लिए। तो यहां पर देखिए गिवन फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। कितने चक्कर लगा रहा है कितने समय में, तो 1 सेकंड में जो चक्कर लगाएगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 1 सेकंड में चक्कर कितने लगाएगा, 7/100 रिवोल्यूशन पर सेकंड, RPS का मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। आप जानते हैं कि एंगुलर स्पीड की वैल्यू होती है 2πν, आपको पढ़ाया है। तो 2π × 7/100, इसको सॉल्व कर लीजिए, 14π/100 यानी 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी एंगुलर स्पीड आ गई। लीनियर स्पीड के लिए v = ω/r फॉर्मूला आज ही सिखाया है, तो ओमेगा की वैल्यू 0.44 और r यहाँ 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसकी लीनियर स्पीड आ गई। दी लीनियर स्पीड है। अब आगे बात कर रहा है कि जो a था वो क्या कांस्टेंट वेक्टर है, तो ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, इसका एक्सेलेरेशन तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो एज ए वेक्टर क्वांटिटी इन टोटल ये बदल रहा है, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन बदल रहा है तो मतलब वेक्टर बदल रहा है। तो एक्सेलेरेशन वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है ω² × r, या v² / r यहां से निकाल लो। तो ω² × r मतलब ओमेगा का
ये 0.44 का स्क्वायर इंटू 12 सेंटीमीटर, तो 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ऐसे ही सवाल बनेंगे, आप इसको कर सकते हैं। बड़े प्रेम से मैं हटता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे अच्छे से। अब देखिए, जो मैंने खत्म हो गया आपकी पूरी कहानी, प्रोजेक्टाइल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सारी डिटेल आपके पास मौजूद है। अब देखिए, ये जो बच्चे लाइव क्लासेस करना चाहते हैं मेरे साथ, वो लाइव क्लासेस कर सकते हैं द्रोणा 1.0 में। ये लाइव क्लास आपको मिलेगी। यहां पर आपको फिजिक्स आसान भाषा में मैं खुद सिखाऊंगा, सारे टॉपिक्स आपको आ जाएंगे, डेरिवेशन होने लगेंगे, न्यूमेरिकल होने लगेंगे। ट्रेमेंडस फायदा, स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं, आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है तो तुरंत जुड़ जाइए। आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, मेरे एक्सप्लेनेशन में दम लगा के बनाया है। एनसीईआरटी एग्जांपल्स के हर एग्जांपल का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। साथ में चैप्टर वाइज वर्कशीट मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें भी फुली शॉर्ट मिलेगी। तो आप इसमें जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, फिजिक्स आसान लगेगी, समझ में आएगी और पढ़ने का मन करेगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और द्रोणा 1.0 में एनरोल हो जाइए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये अरविंद सर की मेहनत आपको पसंद आई है तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। लाइक एंड शेयर कीजिए और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर टॉप क्वालिटी फिजिक्स कंटेंट, एकदम सरल भाषा में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बाय।